सोचिए, एक ऐसा विचार जो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज एक बिल्कुल नए तरह के युद्ध के मैदान के केंद्र में है। तो चलिए इस जटिल और सामयिक विषय की गहराइयों को समझते हैं। बात है अक्टूबर 2025 की। एक भारतीय हवाई अड्डे पर हुई एक अकेली घटना ने एक ग्लोबल बहस छेड़ दी, और वो पूरी बहस इस एक शक्तिशाली बयान में सिमट कर रह गई। ये वो पल था जब नौकरशाही का एक साधारण सा दिखने वाला काम अचानक पहचान और आत्मसम्मान की एक बड़ी लड़ाई बन गया। देखिए, पहली नजर में तो ये कहानी बड़ी सीधी साधी लगती थी, जिसमें एक साधारण वीजा उल्लंघन शामिल था। लेकिन इसकी परतों के नीचे विश्व दृष्टिकोण का एक गहरा टकराव छिपा हुआ था। एक तरफ अकादमिक स्वतंत्रता की दलीलें थी, तो दूसरी तरफ बौद्धिक संप्रभुता के दावे थे। तो इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई प्रोफेसर फ्रांसेस्का ओर्सिनी के निर्वासन की घटना से। एक रात में जो कुछ भी हुआ, वो असल में विचारों का एक बहुत बड़े संघर्ष का प्रतीक बन गया। तो हुआ क्या था? बात बिल्कुल सीधी थी। एक जानी मानी इंडोलॉजिस्ट जो 3 दशकों से भी ज्यादा समय से भारत पर स्टडी कर रही थी, उन्हें इमिग्रेशन अधिकारियों ने वापस भेज दिया। और इसका आधिकारिक कारण भी साफ था, वीजा नियमों का उल्लंघन। लेकिन देखते ही देखते इस घटना को एक अलग ही रंग दे दिया गया। इसे बौद्धिक आदान प्रदान पर हमले के तौर पर देखा जाने लगा, जिससे दुनिया भर के मीडिया में ये खबर छा गई। मतलब ये अब एक साधारण प्रशासनिक फैसले से कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा बन चुका था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक मामूली सा वीजा उल्लंघन की कहानी इतनी बड़ी वैचारिक लड़ाई में कैसे बदल गई? इसे समझने के लिए हमें हेडलाइंस से थोड़ा और गहरे में जाना होगा और उन अवधारणाओं को समझना होगा जो इस पूरी बहस के केंद्र में है। ये पूरा विवाद सनातन धर्म की अवधारणा से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा शब्द है जिसे आज की दुनिया में अक्सर गलत समझा जाता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी विश्व दृष्टि है। अब इसे अक्सर इटर्नल वे या इटर्नल ऑर्डर कहा जाता है, लेकिन इसे पश्चिमी नजरिए से एक धर्म के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे ब्रह्मांड की व्यवस्था और इंसान के कर्तव्यों के लिए एक बहुत बड़े फ्रेमवर्क के रूप में समझाया गया है। इसका फोकस शाश्वत और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर है। इस पूरी अवधारणा की जड़ में है धर्म शब्द, पर इसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ कुछ विश्वासों का एक सेट नहीं है। ये शब्द अपने आप में एक पूरा दर्शन समेटे हुए है। पुराने ग्रंथों में धर्म को इन सार्वभौमिक गुणों के जरिए परिभाषित किया गया है, जैसे धैर्य, क्षमा, आत्मनियंत्रण और सत्य। ये गुण इसे किसी एक पंथ से नहीं जोड़ते, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नैतिक आधार के रूप में पेश करते हैं। मतलब ये सही तरीके से जीवन जीने के बारे में है। इस दार्शनिक बहस के साथ साथ एक और बहस चलती है, और वो है पहचान की, जो देश के नाम के इर्द गिर्द घूमती है। ये सिर्फ नाम का मामला नहीं, बल्कि आत्मधारणा यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट का मामला है। विष्णु पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक श्लोक है जो इसकी एक भौगोलिक और कह सकते हैं कि एक सभ्यतागत परिभाषा देता है। और ये श्लोक हजारों सालों से इस भूमि की पहचान को परिभाषित करता आ रहा है। मतलब वो जमीन जो समंदर के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ जमीन की नहीं है। ये श्लोक इसे कर्म भूमि भी कहता है, यानी धार्मिक कर्मों और आध्यात्मिक कोशिशों की एक अनोखी भूमि, एक ऐसी जगह जहां कर्म का एक विशेष महत्व है। और यहीं पर भारत और इंडिया के बीच का जो फर्क है वो बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ है भारत, जो एक अंदरूनी स्वदेशी पहचान है, जो सभ्यता की जड़ों, संस्कृति और आध्यात्मिकता से जुड़ी है। और दूसरी तरफ है इंडिया, जो एक बाहरी नाम है और भूगोल और प्रशासन से ज्यादा जुड़ा है। अब शायद ऐसा लगे कि ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्राचीन दर्शन का असर आज भी हमारे कानूनी और सामाजिक ताने बाने पर साफ दिखा जा सकता है। ये सिर्फ ग्रंथों में नहीं, बल्कि हमारे कानूनों में भी जिंदा है। सोचिए, आदि शंकराचार्य जैसे महान विचारकों ने इन सब विचारों को एक सूत्र में पिरोया। उन्होंने सिखाया कि ब्रह्म या परम सत्य एक ही है, और एकता के इस दर्शन का भारतीय समाज और कानून पर बहुत गहरा और स्थायी असर पड़ा है। तो देखिए, एक सीधी लाइन खींची जा सकती है, पुराने नैतिक कोड से लेकर आज के हमारे कानूनी ढांचे तक। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो चलिए
अब इन सब कड़ियों को जोड़ते हैं और वापस उसी विवाद पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। आखिरकार ये पूरी लड़ाई इस बात की है कि कहानी सुनाने का हक किसके पास है। ओरसिनी वाली जो घटना थी उसने इस अंदर ही अंदर सुलग रही आग को और हवा दे दी। अब सवाल ये था कि भारत की कहानी कौन सुनाएगा? क्या ये बाहरी पर्यवेक्षकों द्वारा बताई जाएगी या फिर इसे यहाँ के लोग अपनी जुबानी कहेंगे? अब जो लोग सरकार की कार्रवाई को समर्थन करते हैं उनका तर्क ये है कि ओरसिनी का निर्वासन बौद्धिक उपनिवेशीकरण के खिलाफ एक जरूरी कदम था। उनका मानना है कि ये अपनी कहानी पर नियंत्रण वापस लेने की एक कोशिश है। और ये बात इस एक लाइन में बहुत अच्छी तरह से सामने आती है। ये नजरिया मानता है कि आने वाला वक्त सैन्य ताकत से नहीं बल्कि नैरेटिव यानी कि कथाओं के नियंत्रण से तय होगा। ये एक ऐसी लड़ाई है जो दिमाग और विचारों में लड़ी जा रही है। आखिर में ये एक अकेली घटना हमें एक बहुत बड़े और सार्वभौमिक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि 21वीं सदी में पहचान, इतिहास और संप्रभुता का क्या मतलब है? और ये सिर्फ एक देश के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि पुरानी सभ्यताएं आज की आधुनिक दुनिया में खुद को कैसे देखती हैं।